मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महासागरीय धाराओं में। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रशांत महासागर की धाराएं। तो प्रशांत महासागर की धाराओं का सामान्य परिचय हमने देखा था। प्रशांत महासागर की वस्तुस्थिति का हमने अध्ययन किया और प्रथम पार्ट में हमने उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं का अध्ययन किया। तो आज हम बेसिकली दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इससे पूर्व जो हमने प्रशांत महासागर की धाराओं का अवलोकन किया था उनको एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं कि हमने देखा था उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा जो मैक्सिको के तट से प्रारंभ होकर फिलीपींस तट तक यानी जो धारा चलती है वो उत्तरी विषुवतीय की धारा के नाम से जानी जाती है। और उत्तरी विषुवतीय की धारा फिर हमने देखा था फिलीपींस तट के पास यह टकराकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो प्रति विषुवतीय की धारा को जन्म देती है, दूसरा यानी आगे इधर एशिया के जापान तट की तरफ बढ़ जाती है जिसको हम कुरोशियो धारा के नाम से भी क्या है जाना जाता है। और ये कुरोशियो धारा के अंदर यहाँ देखें तो यानी ये प्रमुख रूप से क्या है फिलीपींस से लेकर फार्मोसा से रिक्यू तक मुख्य रूप से क्या है ये कुरोशियो धारा के रूप में जाना जाता है। आगे ये बढ़ जाती है कुरोशियो प्रसार के रूप से जानी जाती है जो आगे जाकर मुख्य रूप से क्या है जो ओखोस्टक की धारा है वहां ये मिलती है जिसके कारण जापान में मत्स्य उद्योग का विकास प्रमुख रूप से अधिक देखने को मिलता है। इसके बाद ही जो कुरोशियो प्रसार आगे बढ़कर यानी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराता है और टकराने के बाद यह जो कुरोशियो प्रसार है और जो आगे जाकर यानी पछुआ पवन प्रवाह का धारण कर लेता है या उत्तरी प्रशांत धारा को जन्म देती है यहाँ कुरोशियो प्रसार आगे जाकर। तो ये यानी उत्तरी प्रशांत धारा है जो ये अलास्का के तट के पार टकराती है। एक तो उत्तर की तरफ बढ़ जाती है जिसको अलास्का की गर्म धारा के रूप में जाना जाता है, दूसरी यानी कैलिफोर्निया के तट के सहारे दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। चूंकि ये ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होती है तो इसको कैलिफोर्निया की ठंडी धारा के रूप में भी प्रमुख रूप से क्या है जाना जाता है। तो इस प्रकार यानी एक ये ओयोशियो की धारा है जो मुख्य रूप से बेरिंग जलडमरू मध्य से प्रारंभ होकर यानी ये दक्षिण कमचटका प्रायद्वीप की तरफ मुख्य रूप से जो प्रवाहित होने जाने वाला धारा है उसको ओयोशियो की धारा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये तो अध्ययन हमने यानी इसके अंदर कर लिया था। अब हम देखेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा। तो दक्षिणी प्रशांत की महासागर की धारा यानी विषुवत रेखा के दक्षिण के अंदर मुख्य रूप से ये धाराएं प्रवाहित होती है और इन धाराओं का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अंदर यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इसमें अल नीनो क्या है या ला नीनो क्या है या हम्बोल्ट की धारा कहाँ प्रवाहित होती है या कौन सी गर्म धारा है कौन सी यानी ठंडी धाराएं उनका विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा में देखें एक तो आ जाता है यानी मुख्य रूप से दक्षिणी विषुवतीय की धारा, दूसरा हम बात करते हैं प्रति विषुवतीय की धारा, इसके अलावा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जल धारा, दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा या पेरू की धारा जिसको हम हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भूगोल में तो हम्बोल्ट ने इसकी मुख्य रूप से क्या है खोज की थी, इसलिए पेरू की धारा को हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जाना जाता है। अल नीनो क्या है उसका विश्व के मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है और कहाँ इससे अतिवृष्टि होती है, किस क्षेत्र में सूखे की स्थिति आती है, भारतीय मानसून पर यानी ला नीनो और अल नीनो का क्या प्रभाव रहता है। तो महासागरीय धारा के संदर्भ में देखेंगे। हालांकि इनका विस्तार इससे हम अल नीनो ला नीनो या एनसो क्या है घटना इसका विस्तार से जो अगले जो मानसून तंत्र है उसमें हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहले हम देखते हैं यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा में प्रति विषुवतीय की धारा क्या है। देखिए यानी उत्तर में बहती उत्तरी विषुवतीय की धारा जो तीरों से यानी लगभग क्या है 10 अक्षांशों के मध्य प्रमुख रूप से बहती है और दक्षिण के अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा है दक्षिणी विषुवतीय की धारा। और दक्षिणी और
उत्तरी विषुवतीय की धारा के बीच में जो धारा प्रवाहित होती है यानी वो प्रति विषुवतीय की धारा के नाम से जानी जाती है। इसके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो प्रति विषुवतीय की धारा क्या है कि जो व्यापारिक हवाएं चलती है, व्यापारिक हवाएं यानी मुख्य रूप से यानी उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट से फिलीपींस की तरफ, मुख्य रूप से पश्चिम प्रशांत महासागर की तरफ है, यानी ये हवाएं बहती है और इन्हीं प्रभावों के प्रभाव से ही उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय की धाराओं का यानी मुख्य रूप से जन्म होता है, जिसके कारण क्या है यानी जो पूर्वी प्रशांत महासागर का जल है वो यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर में जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो इधर ढालू भूमि हो जाते हैं, ढालू हो जाता है जल। तो इसके कारण क्या है, यदि हम देखना चाहें तो जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में यानी जल का जो संचयन हो जाता है, तो जिसके कारण पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सामान्य ढाल प्रवणता बन जाती है। उस ढाल प्रवणता के कारण उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवतीय की धारा के मध्य यानी इनके विपरीत पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो प्रति विषुवतीय धारा के रूप में जानी जाती है, जो मुख्य रूप से क्या है यहाँ मेघनाओं से लेकर यानी इधर यदि हम बात करते हैं तो यानी हम बात करते हैं तो पनामा की खाड़ी तक ये धारा है वो प्रमुख रूप से बहती है। दूसरा इसका तथ्य ये भी लगाया जाता है कि उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय की धाराएं यानी अमेरिका के तट से यानी फिलीपींस की तट तक प्रवाहित होती है, तो यहाँ जल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, ये भाग ऊंचा हो जाता है, ढाल प्रवणता यानी विपरीत दिशा में हो जाती है और उसके कारण यानी ये जल को संतुलित करने के लिए यानी प्रति विषुवतीय की धारा का प्रमुख रूप से क्या होता है जन्म में होता है। तो प्रति विषुवतीय की धारा उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवतीय की धारा के मध्य विपरीत दिशा में बहने वाली जो धारा है उसको प्रति विषुवतीय की धारा के रूप में जाना जाता है, यानी उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवतीय की धारा के विपरीत दिशा में बहती है। और बहती क्यों है, क्योंकि ये तो प्रमुख रीजन ये है कि व्यापारिक हवाओं के कारण यानी पश्चिमी तट पर जल की मात्रा ज्यादा संग्रहित हो जाती है, मुख्य रूप से इस क्षेत्र के अंदर ढाल अधिक हो जाता है, प्रवणता विपरीत दिशा में हो जाती है, जिसके कारण क्या है व्यापारिक हवाएं उस तरफ यानी का जल को संतुलित करने के लिए इस धारा का प्रमुख रूप से क्या होता है जन्म में होता है। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है कि ये विषुवत रेखा के आसपास 5 से 10 के बीच में प्रवाहित होती है, हालांकि शीत ऋतु में दक्षिण दिशा की तरफ प्रवाहित होती है, जिसके कारण अल नीनो का भी मुख्य रूप से क्या है जन्म होता है। तो शीत और ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा यानी इसका प्रभाव रहता है कि ये ग्रीष्म ऋतु में उत्तर दिशा में सरक जाती है, शीत ऋतु में दक्षिण दिशा में खिसकाव इसके अंदर होता है, जिसके कारण हम आगे डिस्कस करेंगे अल नीनो का यानी उत्पन्न भी प्रति विषुवतीय की धारा की दक्षिण दिशा में यानी शीत ऋतु में खिसकने के कारण इसका जन्म में प्रमुख रूप से क्या है होता है। तो ये होगी प्रति विषुवतीय धारा। इसके बाद दूसरी जो हम बात करते हैं गर्म धारा की, तो वो आ जाती है दक्षिणी विषुवतीय की धारा। देखिए विषुवतीय रेखा के आसपास जो धाराएं प्रवाहित होती है जो वो गर्म धाराएं है, बेसिकली ध्रुव क्षेत्रों से आएंगी, वो ठंडी धाराओं के रूप में जानी जाती है। तो कई बार पर्सन कंपटीशन में यही पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी धारा है। यदि मैप के अंदर उनकी लोकेशन का पता है तो हम उसके अंदर अनुमान लगा सकते हैं कि ये ठंडी धारा है और ये गर्म धाराएं प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी विषुवतीय धारा। तो दक्षिणी विषुवतीय की धारा की यदि हम बात करते हैं कि व्यापारिक हवाओं का जो प्रभाव होता है जो मुख्य रूप से क्या है पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा की तरफ यानी यानी व्यापारिक हवाएं प्रवाहित होती है, उसके कारण यानी प्रशांत महासागर का जो जल है पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ यानी प्रवाहित होता है, विशेष तौर पर यानी मध्य अमेरिका का वाला जो क्षेत्र है, मैक्सिको वाला जो तट है
उस तट के अंदर यानी 0 से यानी लगभग 10 से 15 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य अमेरिका के पूर्वी तट से और पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ जो प्रवाहित होने वाली जो हवा है, जो धाराएं हैं, उसको यानी किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी विषुवत रेखा, क्योंकि विषुवत रेखा के दक्षिण में ये धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसको दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा के रूप में जाना जाता है। और यह धारा है यानी यहाँ मैक्सिको के तट से पापुआ न्यूगिनी द्वीप समूह तक यानी मुख्य रूप से ये प्रवाहित होती है। और न्यूगिनी तट पर आने के बाद जो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है 2 भागों में बढ़ जाती है। एक धारा तो उत्तर की तरफ बढ़कर प्रति विषुवत रेखीय धारा को जन्म देती है, दूसरी धारा है वो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे प्रवाहित होती है और ये एक नई धारा को जन्म देती है जिसको पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा के रूप में जाना जाता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म जलधारा। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुव दिशा की तरफ बढ़ती है, इसलिए गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा को जन्म देती है कौन सी? दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा यानी न्यूगिनी के पास 2 भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा तो उत्तर की तरफ बढ़कर यानी प्रति विषुवत रेखीय धारा को जन्म देती है, जैसे उत्तरी विषुवत रेखीय धारा भी 2 भागों में बढ़ गई थी। एक तो फिलीपींस के पास उत्तर की तरफ बढ़ जाती है, दूसरा यानी ये प्रति विषुवत रेखीय धारा को जन्म देती है उत्तरी और दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराएं। तो इस प्रकार दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा क्या होगी? यानी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण क्या है? दक्षिणी अमेरिका का जो मैक्सिको तट है वहां से यानी पापुआ न्यूगिनी तक जो प्रवाहित होने वाली जो दक्षिणी विषुवत रेखीय यानी जो धारा है उसको दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा के रूप में जाना जाता है। और यह धारा है कहां से कहां तक? यानी मध्य अमेरिका का जो तट है वहां से न्यूगिनी तट से तक जाती है, वहां न्यूगिनी तट से टकराने के बाद 2 भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा यानी न्यूगिनी के पास से होकर गुजरती हुई प्रति विषुवत रेखीय धारा को जन्म देती है, वही दूसरी शाखा है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा के रूप में जानी जाती है। तो दूसरा होगी कौन सी? पर दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। तो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा उत्तरी विषुवतीय धारा है उसकी अपेक्षा यानी प्रबल होती है, तीव्र गति से प्रवाहित होती है। और इसकी यदि हम गति की बात करते हैं तो औसतन 20 मील प्रतिदिन की गति से यह प्रवाहित होती है, काफी यानी प्रबल होती है। और यह पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा को भी आगे जाकर जन्म में देती है। इसके बाद आता है तीसरी धारा पूर्वी ऑस्ट्रेलियन की जो गर्म धारा है। देखिए जो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है वो न्यूगिनी तट से जब टकराएगी, मैंने बताया एक तट से टकराने के बाद उस धारा का नाम चेंज हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है जो मुख्य रूप से न्यूगिनी तट से टकराएगी और टकराने के बाद जो दक्षिण की तरफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट के सहारे जो प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसको पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा के रूप में जाना जाता है। मैप में भी इसका अवलोकन कर सकते हैं हम। देखिए ये है बेसिकली यानी दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, ये पापुआ न्यूगिनी है, न्यूगिनी से टकराएगी, टकराने के बाद ये दक्षिण की तरफ यानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है और इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा के रूप में जाना जाता है। और जो ये जो धारा है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा जो पूर्वी तट के सहारे आगे दक्षिण की तरफ प्रवाहित हो जाती है। और जो यहाँ एक द्वीप है न्यूजीलैंड इस धारा को चारों तरफ से ये घेर लेती है। कौन सी? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। और जब ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा न्यूजीलैंड से इससे क्या हो जाता है, इस धारा से प्रमुख रूप से क्या हो जाता है, घिर जाता है। और 40 दक्षिणी अक्षांशों के पास कहा यानी यहाँ है यानी 40 दक्षिणी अक्षांशों के पास यह धारा बेसिकली क्या होती है, पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण यह धारा पूर्व से यानी क्या यानी पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ प्रवाहित होने लग जाती है। कहां? यानी
पश्चिमी प्रशांत महासागर से पूर्वी प्रशांत महासागर की तरफ यह धारा मुख्य रूप से क्या है, मुड़ जाती है। और यहाँ 40 दक्षिणी अक्षांशों के बाद इस हवा का नाम चेंज हो जाता है, जिसको हम दक्षिणी प्रशांत धारा, प्रशांत महासागरीय धारा, या चूंकि ये पछुआ पवन से इससे प्रेरित होती है तो इसको दक्षिणी पछुआ धारा के रूप में जाना जाता है, या यानी पछुआ धारा के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये क्या होता है, जो ऑस्ट्रेलिया का जो तस्मानिया क्षेत्र है, तस्मानिया से लेकर ये जो दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धारा है, और ये आगे प्रमुख रूप से क्या है, यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर से प्रवाहित होते हुए यानी दक्षिणी अमेरिका तट तक ये जो बहने वाली धारा है दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धारा है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा कहां से कहां तक प्रवाहित होगी, यानी न्यूगिनी से टकराने के बाद दक्षिणी शाखा है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट के सारे 40 दक्षिणी अक्षांशों तक प्रवाहित होती है। न्यूजीलैंड इस धारा से घिर जाता है, तो वो धारा पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा के रूप में जानी जाती है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा बाद में पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण यानी तस्मानिया से लेकर आगे यानी पछुआ पवनों के प्रभाव से होकर जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है, जिसको दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धारा के रूप में भी प्रमुख रूप से क्या है, जाना जाता है। और इसको चूंकि पछुआ पवन ड्रिफ्ट से प्रभावित होती है ये, इसलिए पछुआ पवनें भी मुख्य रूप से इसको जाना जाता है। तो ये हो गया कौन सा, दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा। इसके बाद हम देखते हैं यानी पेरू की धारा। पेरू की धारा क्या होता है, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है, एक तो दक्षिणी अमेरिका के यानी पूर्वी तट पर चली जाती है, एक यानी दक्षिणी अमेरिका से उत्तर दिशा में प्रवाहित होने लग जाती है। और वो जो धारा है बेसिकली वो कहलाती है पेरू की धारा। पेरू तटीय धारा। और ये धारा काफी लंबे चौड़े क्षेत्र में प्रवाहित होती है और तट से दूर बहेगी, उसको पेरू महासागरीय धारा। पेरू महासागरीय धारा। देखिए जो ये पछुआ पवनों का जो प्रभाव होता है और इसके कारण ये यानी ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की तरफ उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के तट के पेरू तट के सारे बहती है, इसलिए इसको पेरू तटीय धारा कहते हैं। चूंकि ये ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होती है, इसलिए इसको पेरू की ठंडी धारा के रूप में मुख्य रूप से क्या है, जाना जाता है। इस धारा की जो खोज है सर्वप्रथम यानी भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट ने इसकी खोज की थी, इसलिए पेरू की जो धारा होती है, पेरू की धारा को हम्बोल्ट की धारा के रूप में जाना जाता है। ये एसएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था और थर्ड ग्रेड के अंदर जो रीट एग्जाम है उसमें भी प्रश्न पूछा जा चुका है, केवीएस के अंदर ये प्रश्न आ चुका है, नवोदय विद्यालय के अंदर भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि हम्बोल्ट की धारा कौन से महासागर में बहती है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहती है। पेरू तट के सारे प्रमुख रूप से ये धारा प्रवाहित होती है। एक बार पूछा गया था यानी पेरू की धारा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, हम्बोल्ट की धारा के रूप में जाना जाता है। पेरू की धारा कैसी है, ठंडी जलधारा है पेरू की धारा। तो पेरू की धारा का यदि हम वर्णन करना चाहें तो यानी पछुआ पवनों के प्रभाव से जो दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धारा है वो बेसिकली जो दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट के सारे यानी उत्तर दक्षिण से उत्तर की तरफ यानी जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो बेसिकली यानी पेरू तटीय धारा के रूप में जाना जाता है। और ये पेरू तट से 180 किलोमीटर
की दूरी तक प्रवाहित होती है। काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र यानी मुख्य रूप से कवर करती है। और इनका जो विस्तार है पेरू की धारा का वो 3 डिग्री से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक इनका यानी देशांतर तक इनका विस्तार होता है। और ये पेरू यानी जो दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है उसके दक्षिण से उत्तर दिशा में पेरू तट के सारे बहती है। उस धारा को तो पेरू तटीय धारा के रूप में जाना जाता है। पेरू तट से, क्योंकि इसकी यानी चौड़ाई काफी है, तट से दूर जो धारा का जो प्रवाह होता है उसको पेरू महासागरीय धारा के रूप में इसको क्या है जाना जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो पेरू की धारा होती है, इसकी गति होती है 27 किलोमीटर प्रति दिन की दिन मुख्य रूप से क्या है गति से प्रवाहित होती है। और इसका तापमान और लवणता बहुत ही कम होता है। और इसके कारण यानी इस क्षेत्र के अंदर यानी जैविक दृष्टि से काफी समृद्ध है, क्योंकि पेरू के नीचे से जो ठंडी धारा ऊपर की तरफ जो प्रवाहित होती है तो यहाँ प्लैंक्टन वनस्पति प्रमुख रूप से इसके अंदर आती है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ये धारा है वो पेरू की धारा के रूप में मुख्य रूप से क्या है जाना जाता है। और पेरू की धारा मुख्य रूप से उत्तर से दक्षिण दिशा में जो प्रवाहित होती है। सागर तटीय भाग मुख्य रूप से क्या है रेगिस्तान होता है, लेकिन सर्द काल में उत्तरी गोलार्ध में विषुवरेखीय विपरीत धारा का जो जन्म हो जाता है। और जिसके कारण क्या है दक्षिणी जो तटीय क्षेत्र है वहां अल नीनो धारा का जो जन्म हो जाता है, जिसके कारण क्या है इस पर यानी काफी प्रभाव देखने को इसके अंदर मिलता है। जिस साल अल नीनो प्रभावित होती है पेरू तट पर यानी काफी ज्यादा वर्षा होती है, तो पेरू के तट के आसपास वाला क्षेत्र है मरुस्थल है, वहां केला कपास जैसी कृषि बहुतायत से इसके अंदर होती है। लेकिन जो अल नीनो के प्रभाव के कारण पेरू तट की जो प्लैंक्टन वनस्पति है वो गायब हो जाती है, जिसके कारण यहाँ के मत्स्य क्षेत्र है वो गायब हो जाते हैं। तो तटवर्ती क्षेत्र और समुद्र पर अल नीनो का विपरीत प्रभाव इसके अंदर देखने को मिलता है। तो पेरू की धारा सीधी सी बात है दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट से टकराकर यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ पेरू तट के सारे जो बहने वाली पेरू की धारा तट से हटके पेरू महासागरीय धारा के रूप में जानी जाती है, जो मुख्य रूप से काफी लंबे चौड़े विस्तृत क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और चूंकि इसकी खोज हम्बोल्ट महोदय ने की थी इसलिए इसको हम्बोल्ट की धारा के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं अल नीनो। तो अल नीनो जिसको विपरीत धारा के रूप में जाना जाता है, तो अल नीनो की उत्पत्ति कैसे होती है और अल नीनो का यानी महासागरीय तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, पेरू के आसपास वाले क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें 2-3 पर्सन बनते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है कि जो प्रति विषुवरेखीय धारा है वो शरद काल के अंदर दक्षिण दिशा में खिसक जाती है, जिसके कारण क्या है शीत काल में पेरू की धारा धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है और दक्षिणी में खिसकने के कारण जो विपरीत धारा वो पेरू तट के सारे दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने लग जाती है। और चूंकि पेरू की धारा की विपरीत दिशा में बहती है तो इसको यानी विपरीत जलधारा या इसको अल नीनो की धारा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि ये विषुवरेखीय क्षेत्र से दक्षिण की तरफ ठंडे क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती है, इसलिए गर्म जलधारा होती है, जिसके कारण जो पेरू के तट के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसमें 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंदर अचानक इसके अंदर वृद्धि हो जाती है। और अल नीनो के कारण क्या होता है पेरू तट के जो स्थानीय भागों में सागरीय जल के पर विपरीत प्रभाव इसके अंदर देखने को मिलता है। तो सागरीय भाग में तो जीवों का क्या होता है विनाश होता है। क्यों? जो पेरू की धारा चल रही थी नीचे से प्लैंक्टन वनस्पति आती है और वो वनस्पति गर्म धाराओं के कारण यानी नष्ट हो जाती है और प्लैंक्टन वनस्पति के अभाव के कारण जो पेरू तट पर जो मत्स्य
मछलियां होती है वो धीरे धीरे गायब होने लग जाती है, अधिकांश मर जाती है, जिसके कारण क्या है, यहाँ सर्वनाश होता है। तो तटीय समुद्र के आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां जो मत्स्य उद्योग पर इसका विपरीत प्रभाव होता है। लेकिन अल नीनो के कारण जो पेरू का जो तटवर्ती क्षेत्र है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर यानी वर्षा होती है बहुतायत से 3 से 4 गुना ज्यादा वर्षा हो जाती है, जिसके कारण वह कपास है, केला जैसी कृषि फसलें प्रमुख रूप से क्या है यानी इसके अंदर होती है। तो यानी पेरू की जो धारा है वो मुख्य रूप से पूर्वी प्रशांत महासागरीय जल है, वहां के तापमान के अंदर जब वृद्धि करेगी तो इस क्षेत्र के अंदर भयंकर वर्षा होती है। लेकिन चूंकि इस क्षेत्र से जो ये हवाएं प्रवाहित हो रही है विपरीत धारा, तो ये क्षेत्र हो जाता है यानी इस पर इसका विपरीत प्रभाव है वो प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलता है। तो ये आ जाती है यानी पेरू की धारा। तो पेरू की धारा का जो संबंध है वो यानी इस पेरू तट के आसपास वाला जो क्षेत्र है ये महासागरीय क्षेत्र है, इस पर इसका प्रभाव रहता है। इसके विपरीत आ जाती है ला नीनो, जिसको प्रति महासागरीय धारा कहते हैं। तो ला नीनो को अल नीनो की छोटी बहन के रूप में जाना जाता है। और जिस साल मुख्य रूप से क्या है ला नीनो प्रभावी होती है उस साल जो ये वाला जो तट है ये यहाँ पर यानी तापमान कम होगा, वर्षा कम होती है, सूखा की स्थिति होती है। जिस साल इस क्षेत्र में होती है ला नीनो उस साल भारत में और इंडोनेशिया, मलेशिया, जाओ, सुमात्रा क्षेत्र के अंदर भयंकर वर्षा इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है होती है। जो ये अल नीनो है ये बेसिकली क्रिसमस के आसपास प्रभावित होती है भाई, इसलिए क्या है इसको यानी क्राइस्ट चाइल्ड के नाम से जाना जाता है, यीशु शिशु के नाम से भी जाना जाता है अल नीनो को। और अल नीनो के विपरीत ला नीनो यानी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय जलवायु को प्रभावित करती है, तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण भारतीय मानसून तंत्र काफी प्रभावी हो जाता है। जिस साल जैसे 1998 में ला नीनो प्रभावी हुई तो इस क्षेत्र में यानी भयंकर सूखे की स्थिति का भी सामना कई बार क्या है इस क्षेत्र को करना पड़ता है। तो इस प्रकार दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धाराओं का आज हमने अवलोकन किया, जिसमें प्रति विस्तृत की धारा, दक्षिणी विस्तृत की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन की गर्म धारा, दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा, पेरू की ठंडी धारा, अल नीनो ला नीनो के नाम से जाना जाता है। तो अल नीनो और ला नीनो यानी मुख्य रूप से के यानी हम बात करते हैं एक मौसमी फिनोमेना है जिसको संयुक्त रूप से एनसो के रूप में जाना जाता है। और इस ला नीनो और अल नीनो का भारतीय मानसून तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब हम भारतीय मानसून तंत्र का अवलोकन करेंगे तो उनका विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। तो इसी के साथ हम यानी इस प्रशांत महासागर की धाराओं का टॉपिक यहीं पर अपने क्या होता है कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट महासागर अटलांटिक महासागर का विस्तार से हम अध्ययन है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।